चलो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आज की सिचुएशन को जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। आज हम कहाँ खड़े हैं, हम चाइना से कितना आगे हैं, चाइना से कितना पीछे हैं, या दूसरी कंट्रीज से कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। उसके लिए वी शुड नो कि हमने कहाँ से शुरुआत करी। पहला चैप्टर उसी की बात करता है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमें क्या मिला, ब्रिटिशर्स जब गए तो क्या छोड़ के गए थे, किस हाल में छोड़ के गए थे। फिर हमने इस चीज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ईव की बात करता है, 1947 की ईव की। दूसरा चैप्टर बात करेगा 50 से 90, उस पीरियड को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, 1950 से 1990। क्योंकि 1947 से 1950 तक 3 साल भी नहीं थे, खैर पूरे। अगस्त 15 की बात है, तो साल वो तो छोड़ ही दो कि बचा था कुछ। तो 2.5 साल जो भी था हमारे पास टाइम पीरियड, हमें अपने आप को प्रिपेयर भी करना था। आगे की प्लानिंग करनी थी कि भाई अब हम कैसे बढ़े, क्योंकि हमने कभी देश तो चलाया ही नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था हमारे देश में, मुगल राज, यानी कि राजा महाराजा का टाइम था ना। यानी हमें तो आदत ही नहीं थी ना देश चलाने की, और 200 साल ब्रिटिशर्स राज करके गए थे। तो वो काम हमें करना था जो हमने कभी किया ही नहीं था। पहली बार हमने शुरुआत करनी थी, तो कुछ समय चाहिए था डिसाइड करने के लिए कि कैसे चलेंगे आगे, प्लानिंग होगी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्लानिंग कमीशन सेटअप होगी। ये चीज़ें सीखने के लिए कुछ टाइम था, और जिस शौक से हम बाहर निकले थे उससे हमें थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेबिलाईज करने के लिए भी टाइम चाहिए था। तो 50 में से क्यों शुरुआत करते, क्योंकि 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी प्लानिंग करने के लिए, इसीलिए 50 से हम स्टार्ट करते हैं। 90 तक जो 40 ईयर्स का पीरियड है, इसमें हम अलग तरीके से चले थे। हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसीज एंटायरली डिफरेंट थी। और 90s के बाद 91 से हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। इसीलिए इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिफोर 91 और 91 के बाद क्या हुआ। तो दूसरा चैप्टर हमारा इसकी बात करेगा। तीसरा चैप्टर बात करेगा 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसकी बात करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो चैप्टर 1 है हमारा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप पढ़ के आए हो अपनी हिस्ट्री विस्ट्री, क्या पढ़ा है उसमें, बताओ जरा। हाँ, 47 में आज़ाद हुए थे, तो क्या सिचुएशन थी हमारे देश की, कैसा था हमारा देश। 1947 में मतलब ब्रिटिशर्स ने भाई क्या हालत की थी हमारे देश की। भाई तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा हमारा देश ऑन द ईव, जब हम मेन था सबसे बड़ा शॉक, प्लीज, सबसे बड़ा जो शॉक था हमारे लिए वो तो ये था कि पार्टीशन हो गया था हमारी कंट्री का। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस कंट्री में रहे या उस कंट्री में रहे। आधे लोग उधर से इधर आ गए, आधे लोग यहाँ से वहां चले गए, अपना घर या प्रॉपर्टी या पैसे या जो भी थे यहीं छूट गया, किसी का वहां छूट गया। गवर्नमेंट ने उनको रिहेबिलिटेट भी किया था। ऐसा माना जाता है ये जो अशोकनगर एरिया है, ये रिफ्यूजी एरिया था। ये भी यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं, घर हैं, वो अलॉट किए थे रिफ्यूजीज को, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। मैंने सुना है ऐसा, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। आई हैव हर्ड अबाउट दिस कि रिफ्यूजीज का एरिया था ये अशोकनगर। ये बटे थे प्लॉट, जैसे सरकार ने जो लोग बाहर से उनको बांटती है ना, ऐसे बांटे थे प्लॉट्स। नहीं, पैसे लिए होंगे फ्री में, अलॉट किए थे उनको, रिफ्यूजीज को दिए थे बसने के लिए, उनके लिए भी हेल्प करनी पड़ती है ना, वो था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे इस बात से कि हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में क्या था। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कर रही हूँ जो तुम्हें बताएगा कि क्या था। सबने गाना सुना, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत। सबको पता है ये बात, यहाँ भी तबले बजने लग गए थे। देखो, इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, ये वाला जो टॉपिक है, अगर इसको तुम बोरियत के तरीके से पढ़ोगे तो ये बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर इसको मजे लेके इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगी। हाँ ठीक है, स्टेज भी लगवा देती हूँ यहाँ पे, डिस्को लाइट्स। ठीक है, तो क्योंकि देखो इसको समझना भी है, और समझने से ज्यादा इसको याद करना पड़ता है। क्योंकि समझ में तो चीजें आ जाती है, क्योंकि सिंपल है, मुश्किल नहीं है कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, इंडस्ट्रीज की सिचुएशन क्या थी, ये सब पढ़ना है हमें इसमें। हमारी फॉरेन ट्रेड किसके साथ थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें चीज़ों को लर्न भी करना पड़ता है आपको। तो जिसकी लर्निंग वीक है, जिसकी राइटिंग वीक है, उसे थोड़ा सा
एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जो राइटिंग में बहुत अच्छा है बच्चा, वो इसमें नंबर अच्छे नंबर ले आता है। ठीक है, तो हमें पता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे देश में पैसा भी बहुत था, क्योंकि मुगल्स जो थे देवर वन ऑफ द रिचेस्ट एम्परर्स, ये हम सब जानते हैं। कि कहते हैं कि दिल्ली में लास्ट राज मुगलों ने ही किया है, तो दिल्ली वालों को जो ऐश करने की आदत होती है ना, वो वहीं से विरासत में मिली थी, ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं। क्योंकि जो मुगल्स थे ना, देवर कंप्लीटली मतलब अय्याश जिसे कहते हैं, उस नेचर के थे, पैसा लुटाने वाले। तो वो आदत जो दिल्ली वाले थे, दिल्ली है दिल वालों की, ऐसा बोलते हैं भाई। हमारे यहाँ पे लिटरली देखो तो कोई छुट्टी आ जाए, मॉल्स नहीं खाली मिलेंगे आपको, मूवी सिनेमाज ये सब चीज़ें खाली बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये आदत हमें वहाँ से मिली है। तो हमारा देश एक्चुअली बहुत अच्छा था। हेरिटेज जो हमारी कल्चरल हेरिटेज थी, मतलब चाहे हमारी संस्कृति देख लो, जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी आपने पढ़ा है, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, या तरह तरह के जो है, एक ही सोसाइटी में, एक ही देश में रहते हैं सारे लोग। तो ऐसा माना जाता है कि रिचेस्ट कंट्री थी इन द वर्ल्ड अंटिल 17th सेंचुरी, ऐसा माना जाता है। मतलब हमने देखा नहीं, बट जो हिस्टोरियंस, जो एक्सपर्ट्स ने बातें लिखी हैं देश के बारे में, वो ये बताती है। ठीक है, ऐसा हमारा देश था। तो शुरू भी, इस चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। ये चैप्टर किससे डील करता है कि हमने ब्रिटिशर्स से क्या इनहेरिट किया, जब वो गए तो क्या छोड़ के गए थे हमारे पास। और हर चीज नहीं पढ़नी हमें, क्योंकि हम सिर्फ इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो चीजें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होंगी उसी पर फोकस करेंगे हम। तो कुछ पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। जैसे पहला पार्ट बताएगा आपको एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। दूसरा आपको बताएगा, जो इसका दूसरा सेक्शन है, फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी उस वक्त, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड यानी किसके साथ ट्रेड करते थे, ये बताएगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब हमारी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, ये चीजें आपने सुनी है, टर्म्स आपने, नई नहीं है मेरे ख्याल से। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस वक्त कितनी थी, यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश के, वो क्या थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, कि लोगों की, ज्यादातर लोगों की ऑक्यूपेशन क्या थी, पेशा क्या था, वो क्या काम करते थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपका ये वाटरवेज हो, उनकी सिचुएशन क्या थी। इन पार्ट्स में आपका चैप्टर डिवाइडेड है। वन बाय वन करके हम हर एक जो है कैटेगरी को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले क्या थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम क्या थे। हम हैप्पी थे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाज हैप्पी। हैप्पी मत सुनो, समझो इसको, मतलब हैप्पी वैसे समझो फीलिंग्स के हिसाब से, लेकिन ये हैप्पी है, हैप्पी। ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में बोलोगे तो हैप्पी बोल सकते हैं। तो बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज हैप्पी, खुश थे हम, यानी कि उनके आने के बाद हम दुखी हो गए थे। अब इस हैप ई का ये मतलब है। क्वेश्चन इस पर कैसे आता है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, या बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, या बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, किसी भी तरीके से पहला क्वेश्चन इस पर ये बनता है इस चैप्टर में से, कि ब्रिटिशर्स से पहले हम क्या थे, क्या फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी के, या जो भी किसी भी तरीके से पुटअप करेगा। तो 3 फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी के। HAP, हैप, यानी हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे देश की बड़ी मशहूर थी उस टाइम, आज भी हैं। हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन आप ये सूरज कुंड का मेला देखो, जनपथ में देखो, ब्रिटिशर्स को बड़ा पसंद होता है वो हाथ से बने हुए जो है बैग्स और कारपेट्स, और खरीदते भी ज्यादातर वही लोग हैं। हम लोग यूजुअली नहीं खरीदते, हमें इतने पसंद नहीं, हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है हमें फॉरेन चीजें, इंपोर्टेड चीजें चाहिए। हम यूएस जाएं तो वहां से कुछ लाएं, हम स्विट्जरलैंड जाएं तो वहां से कुछ लाएं, ये दुबई का है हम दिखाएं, ये मलेशिया का है, वी इंजॉय दैट। अपनी कल्चर को हम इतना एंजॉय नहीं करते जितना हम बाहर के कल्चर को एंजॉय करते हैं। ठीक वैसे ही वो लोग भी हमारे कल्चर को एंजॉय करते हैं। जिसके पास जो चीज नहीं होती, लॉ ऑफ डीएमयू सबने पढ़ा है, लॉ ऑफ डीएमयू हर जगह लगता है कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा होती है। किसी घर घूमने जाओ, 4 में से 1 बंदा ना आ जाए और अगर उसी के बारे में पूछता है, उसको क्यों नहीं लाए, उसको अकेला क्यों छोड़ा है। भाई ना जाए तो पूछेंगे यार उसको क्यों छोड़ा है, बहन ना जाए मम्मी को क्यों छोड़ा है, पापा को, ये सब होता है ना। तो जो आए हैं वो नहीं दिखते ज्यादा, जो नहीं आए हैं वो ज्यादा दिखते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है बेसिकली। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पहला फीचर हमारे देश का, इसको डिटेल में अभी पढ़ते हैं।
एग्रेरियन इकोनॉमी, दूसरा फीचर आता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी इट वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी किसको कहते हैं? जिस देश के, हाँ जी, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होते हैं, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, किसानों की। हमारा जो जय जवान जय किसान आपने सुना भी है, जो नारा था किसका था? गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो आंसर आ गए। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का था। ठीक है, जय जवान जय किसान। फिर प्रॉस्परस का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। प्रॉस्परस का मतलब हम बड़े वैभवशाली थे, हमारी इकोनॉमी बड़ी फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, तभी तो ब्रिटिशर्स आए ना। सेल्फ रिलायंट थी, आत्मनिर्भर थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हमारे पास अपना ही बहुत था, दूसरों की जरूरत पड़ी नहीं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था ही नहीं हमारा। तो हमारे देश में अगर सोचो कुछ ना होता तो ब्रिटिशर्स आते ही क्यों? भी चोर तो उसी घर में घुसेंगे ना जहाँ भाई माल है, जैसे पता है जहाँ कुछ है ही नहीं, खाली झोपड़ी में कोई घुसता है, आप सोचो, जहाँ पता है कुछ मिलना ही नहीं जाके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे या क्या थे। उसे याद करने के लिए आपके लिए एक वर्ड बनाया है, हैप्पी। इसलिए नहीं कि भाई ये लिख के आना है, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए बनाया है कि आपको चीजें याद करनी आसान हो, क्योंकि याद करनी पड़ेंगी, समझनी भी है और याद भी करनी है। जैसे गाने होते हैं ना, गाने रट लेते हो, हिंदी गाने या पंजाबी गाने, फीलिंग्स भी बड़ी आती हैं जब सुनते हो, तो याद भी हो जाते हैं और समझते भी हो। चाइनीज गानों की तरह या वो कच्चा बादाम मी, इस समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन रट लिया। ठीक है, तो वैसे नहीं करना, उसमें हमें समझ कुछ नहीं आता क्या बोल रहा है। कच्चा बादाम भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि यही बोल रहा है, एक्चुअली वो ये थोड़ी ना बोल रहा होता, कोई डिफरेंट लैंग्वेज होगी मुझे जो लगता है, बट हमने उसे याद कर लिया। लेकिन इसको ऐसे याद करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि समझ के याद करो। लेकिन याद नहीं करोगे तो पेपर में याद रखना सोचने का टाइम नहीं होता, राइटिंग टाइम होता है हमेशा, थिंकिंग टाइम कभी भी नहीं मिलता। इसीलिए पेपर छूटता है कि आप सोचते हो, तो सोचोगे नहीं, सिर्फ लिखोगे तो पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। तीन फीचर्स प्रॉस्परस इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट यानी हमें किसी की जरूरत नहीं थी, और प्रॉस्परस थे हम काफी, यानी हमारे पास पैसा या खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे थे, जैसा भी था हमारा देश, लेकिन हम खुश थे, खुशहाल देश था जिसे कहते हैं। एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन इकोनॉमी यानी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी लगभग 75 से 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी, खेती बाड़ी करते थे। वो ज्यादातर लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो अपने लिए करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपने सुना होगा, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। खुद के लिए खेती करना, अगर बच जाता था तो बेचते थे, प्राइमरी मोटिव होता था अपने लिए क्रॉप्स उगाना। कमर्शलाइजेशन की आदत तो हमें ब्रिटिशर्स ने डाली थी, आज भी जो हमें लगी हुई कि अच्छी अच्छी चीजें पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं हम, आज भी बचा कुचा इंडिया के लिए बचता है। आप खुद देख लो, जो एक्सपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। ऑब्वियसली यही होगा ना, अभी हम पहले क्या करते भी देखो, अब आप घर में कुछ बनाओ और पड़ोसी को कोई चीज दे के आनी है तो पहले अच्छे से निकाल के उसको दे के आते हो ना, कि अच्छा लगना चाहिए कि पड़ोस में भाई बर्थडे है घर पे तो दे आए। रिलेशन कई लोगों के अच्छे होते हैं, पड़ोसी से लेन देन करते हैं कई लोग, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो सही सही, मान लो कोई आपने पराठे बनाए हैं तो जो बिल्कुल गोल गोल पराठे अच्छे वाले होंगे वो उनको दे के जाओगे, कि हमें पता है घर के लोगों ने खाना है, थोड़ा टेढ़ा आड़ा भी बना है तो क्या हो गया, पेट में ही तो जाना है, हमें समझा लेते हैं। तो यही चीज होती है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश की इज्जत का सवाल है, बाहर के देश में चीज जा रही है तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो ये आदत हमें ब्रिटिशर्स नहीं डाली कमर्शलाइजेशन की, हमें नहीं थी आदत, हम तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे अपने लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये इंडस्ट्रीज का आज भी नाम है, पहले नहीं आज भी। जयपुर वगैरह में देखो, ये पॉटरी और आर्टिस्टिक जो काम होते हैं, क्योंकि जयपुर में तो फॉरेनर्स बहुत आते हैं, पिंक सिटी उसको बोला जाता है, तो हमें उन चीज़ों में खास इंटरेस्ट नहीं होता। ताजमहल हमें लगता है उसमें कुछ है भी, लेकिन ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता है कि वो एक एक दीवार को अच्छे से देखते हैं अभी क्या बना हुआ है, या अजंता एलोरा की केव्स मैंने सुना है, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, लाल किला, कुतुब मीनार, मतलब मैं गई नहीं, मतलब बचपन में कभी स्कूल पिकनिक पे शायद गए हो, मतलब मेरे बेटी खुद कह रही थी कि मम्मी हम दिल्ली में रहते हैं, हमने आज तक कुतुब मीनार देखा नहीं है, लाल किला नहीं देखा उसने कभी आज तक, बिकॉज हम लोग कहाँ जाते हैं,
आप खुद देखो कहाँ जाते हैं हम, पैसिफिक मॉल या फिर उससे ज्यादा भी चले जाओ तो किसी अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं, या ये प्रतापगढ़ फार्म्स, ऐसी इको एडवेंचर पार्क्स जो होते हैं, ऐसी जगहों पे हम नहीं जाते यूजुअली, भी जिनका इंटरेस्ट है वो जाता भी है, ऐसा नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी बहुत फेमस थी, और भी थी, जैसे कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल इंडस्ट्रीज, प्रेशियस स्टोन वर्क्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। आज भी गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पहनी जाती है गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में वेयर की जाती है, बाकी कंट्रीज में उतनी नहीं पहनी जाती। या आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो आप देखोगे यूएस वगैरह जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, वहां तो पहनते ही नहीं लोग गोल्ड की ज्वेलरी, इंडिया में ज्यादा चलन है इसका। मेसनरी, परफ्यूमरी, मेसनरी मतलब जो ये मजदूरी का काम होता है ना, आर्किटेक्ट वाला काम, मेसन किसे कहते हैं, मजदूर जो होता है, लेबर जो, हाँ, जो ये क्या कारीगर एक्चुअली उसे बोलते हैं। परफ्यूमरी, परफ्यूम का जो काम होता है, एक तरह तरह के फूल, इत्र जिसे कहते हैं, ये चीजें इंडिया से आई हैं। ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा। पूरे देश में इनकी बहुत डिमांड थी, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइन क्वालिटी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी एक वक्त पे। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, हमारे देश के जो कारीगर थे उनका जो काम था इट वाज कमेंडेबल। आप भी जानते हो, जैसे ताजमहल के बारे में हम सुनते हैं कि जिन्होंने बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा ना बने, ऐसा इस चीजें सुनी है ना आपने, मैंने भी सुनी है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा कहा जाता है। तो आप ये देखो कि पुराने जमाने के कितने आर्किटेक्ट्स आज भी ऐसे हैं, कितनी बिल्डिंग्स आज भी ऐसी हैं जिनमें मतलब बहुत अच्छी कलाकारी है, उस वक्त भी यानी कि होती थी। वो तो क्या बहुत पुरानी बात है, मुगलों के जमाने की बात है, हम तो सिर्फ 47 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो तब भी लोगों में बहुत अच्छी, जैसे हुनर कहते हैं या टैलेंट था इन चीजों का। तो 3 फीचर्स बताते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को बिफोर ब्रिटिश रूल। हैप ई, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एग्रेरियन एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, ये 3 पॉइंट्स बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के क्या फीचर्स थे। इन तीनों में किसी को दिक्कत कोई बच्चों? नो मैम। चलो जी, नोट्स मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को भेज दिए, आई होप मिल गए होंगे। यस मैम। हार्ड कॉपी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, अभी खत्म हो गए जितने थे, मैं अंदाजे से ले आई थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिश इंट्रूजन, ब्रिटिश राज आया 1850 से 1947 तक, यानी लगभग 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था एक्चुअली, जिसे भाई जैसे गुलाम जिसे कहते हैं बनाया था भी। जैसे ब्रिटिशर्स में और उससे पहले जो मुगल एम्पायर था उनमें फर्क क्या था? बेसिकली मेन फर्क उसमें यह था कि ब्रिटिशर्स, वो लोग जब इस देश में आए थे तो वो इस देश को अपना समझ के रहते थे कि ये हमारा देश है, यही तो बोलते थे ना, हिंदुस्तान हमारा है। भाई वो, उन्होंने हमारे देश को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया था, वो यहाँ पर इस देश को अपना मान के रहते थे। बिल्कुल जी, कहाँ है सो भाई? 1850 से 1947, बातें नहीं। तो वो लोग इस देश को अपना मान के रहते थे, जो राजा महाराजा जो भी पहले के आते थे, दे थॉट दिस एज देयर ओन कंट्री, उसे अपनी कंट्री की तरह मानते थे। ब्रिटिशर्स में यही फर्क था कि वो इसे अपना देश नहीं मानते थे, वो यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे, अपने पर्पस के लिए। कि उनकी उस वक्त क्या था, जो ब्रिटेन थी उसकी इकोनॉमी, मैं फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगी, फोन रख दो प्लीज, अभी रख दो, अच्छा अभी फोन रख दो, बाद में इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? प्लीज रखो, ये तो सबको पता है, बातें नहीं करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे उस वक्त, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर डेवलपिंग, उनको जरूरत थी पुश देने की अपनी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नया नया शुरू हुआ था ब्रिटेन में। उस वक्त उनको जरूरत थी पुश देने की, हमें कहीं से वही कुछ इनपुट मिल जाए। उसके लिए बेसिकली इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। जब सब चीजें आपने पढ़ी, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। तो उनमें फर्क यही था कि वो हमारे देश पर राज करते थे ये मानकर कि इनसे हमें काम निकलवाना। उसे हमने बोला कॉलोनियलिज्म, यानी वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रहते थे। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन विच वन इज द रूलर एंड अदर वन इज इट्स कॉलोनी। हम उसकी कॉलोनी थे, यानी हमसे वो काम निकलवाने के लिए बेसिकली आए थे, तो हम पर इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट भी करते थे।
इसीलिए गुलामी कहते हैं। हम ये नहीं कहते हमने अकबर की, मुगल की गुलामी करी, आपने कभी ये नहीं सुना होगा। अंग्रेजों के हम गुलाम थे, ये आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि उन्होंने हम पे एज सच हमें गुलाम नहीं बनाया था, हम पे वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते थे। भाई हमें जीत, हमारी कंट्री को जीतने के बाद वो हमें अपने देश की तरह रहते थे, वो भी खुश थे, हम भी उनके राज में खुश थे, लेकिन ये हमें एक्सप्लॉइट करते थे। रूलिंग कंट्री को पावर होता है पूरा कंट्रोल करने की, वो हमारी नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। यानी हमारी भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने लिए किया। ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे रूल्स बनाए कि उनका फायदा हो, हमारा फायदा नहीं होना चाहिए, उनका फायदा होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट, चैप्टर की जो शुरुआत होती है फीचर्स को लेकर के, यहाँ से शुरू होती है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे बोलते हो आप? आपके लिए क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पता चलता है हुआ है कि नहीं? जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई? आज भी हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही? वी जस्ट कंपेयर द जीडीपी। पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या है, 4 साल पहले का क्या था, या उस देश का क्या है, उस देश का क्या है, उसे अपने देश के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते थे, क्या करते हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने कभी इसकी कोशिश ही नहीं करी थी। क्या करेंगे पता करके? वो क्या बोलते थे, क्या जरूरत है यार इनकी नेशनल इनकम पता करके, करेंगे क्या हम? कौन है ये, हमें क्या लेना देना इनकी नेशनल इनकम जितनी भी हो, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, हमें उससे क्या लेना देना? हम तो अपना काम निकलवाने आए हैं। हमारी इंडस्ट्रीज तो ब्रिटेन में है, हमारी होम कंट्री तो ब्रिटेन है, हमें तो यहाँ से क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ से निकल सकता है निकाल के वहां ले जाओ बस। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही, दे डू नॉट बॉदर, बॉदर नहीं करते थे। तो उनका फोकस क्या था? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। उनका फोकस, उनका मोटिव क्या था? इकोनॉमिक पॉलिसीज जो वो बनाते थे, जैसे आज हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है कि जी आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया या आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, किस लिए? ताकि हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए। यानी हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं अपने देश को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन है तो ये कर दो, डिफ्लेशन है तो ये कर दो, अगर कोविड चल रहा है गरीबों के पास खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनको अनाज दो हर महीने फ्री में। हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, बट उनका मोटिव क्या था? एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट? उनका फोकस क्या था, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, या उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था जो अंडरलाइन कर रखा है रेड से, द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। और उनकी होम कंट्री सबको पता है ब्रिटेन थी, वो उनका मकसद था, रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये उनका पर्पस था ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की। और इसका असर क्या पड़ा हमारे देश पे? बेटा सब नोट्स में लिखा है, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग, सब कुछ आपकी नोट्स में लिखा है, वहीं से उठा के मैंने यहाँ रखा है, कुछ नया नहीं लिखा मैंने इसमें। इम्पैक्ट क्या हुआ इन पॉलिसीज का? फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फंडामेंटल समझते हो भाई, नींव जिसे कहते हैं चीज की, फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, मूल किसी चीज का, सोर्स जिसे हम कहते हैं। तो फंडामेंटल चेंज क्या हुआ? हमें क्या बना दिया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन के आंसर में यही लाइन आती है कि दे मेड अस द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यानी हमारे यहाँ पे क्या करते थे, आते थे, हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या करता है? वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सेकेंडरी सेक्टर को, इतना तो बेसिक चीजें हम सबको पता है। तो हम थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो उन्हें लगता था यार ये तो बड़ा सही देश है, यहाँ की तो जमीन कितनी अच्छी है, तरह तरह के यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। भाई आप देखो ना कि हमारे पंजाब हरियाणा में गेहूं बहुत अच्छा उगता है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा चले जाओ, चावल बहुत अच्छा उगता है। यानी एक ऐसा देश जिसमें एक ही समय पे अलग अलग वैरायटी के पौधे या खाने पीने की चीजें उगती है, एक ही समय पे अलग तरह का मौसम। और कौन सा देश है ऐसा जिसमें एक समय पे, एक ही पॉइंट पे, एक देश के एक हिस्से में गर्मी है, एक हिस्से में सर्दी है? ऑस्ट्रेलिया है, ठंड है तो पूरी ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, गर्मी है तो पूरी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, कनाडा में भी है, ये कोई भी कंट्री देख लो आप। इंडिया ही तो है ना जहाँ एक ही समय पे एक जगह गर्मी होती है, एक जगह सर्दी होती है, दूसरे देशों में नहीं होता ये सब। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती थी उससे हम मान लो कॉटन ग्रो कर रहे हैं,
और उन्होंने हमें वैसे भी व्हीट, राइस, इससे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत थी कि हम कॉटन उगाएं, हम इंडिगो उगाएं, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलर करने के लिए हमें इंडिगो पाउडर की जरूरत पड़ती थी। इंडिगो समझते हो? नील जो होता है उसे इंडिगो बोलते हैं। हाँ जी। तो वो क्या करते थे, हमसे इंडिगो की खेती करवाते थे। क्यों? जूट की खेती करवाते थे, कॉटन की खेती करवाते थे, कैश क्रॉप्स, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये इंडस्ट्री फीडर इंडस्ट्री होती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, उसे फीड करती है। तो हमारे देश में अगर कॉटन उग रहा है तो कपड़ा क्यों नहीं बना सकते हम? हमारे देश में अगर जो है हम जूट उगा रहे हैं तो जूट इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, वो तो उनके देश में थी। तो क्या करते थे, हम दे तुम बस खेती करो, इंडस्ट्री को बोलो, तुम वैसे भी तो एग्रेरियन इकोनॉमी हो ना, कि इंडस्ट्रियल बन के तुम क्या करोगे? पॉलिसीज ही ऐसी थी ना, बनाने ही नहीं देते थे। हमारी इंडस्ट्रीज को तो उन्होंने खत्म कर दिया था। अगर हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते तो हम उनसे क्यों इंपोर्ट करते कपड़ा? तो हमसे इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, लंदन ले जाके उनसे सामान बनाते थे और फिर हमें वो वापस एक्सपोर्ट करते थे। सोचो, हमसे इंपोर्ट करते थे कम रेट पे और हमें ही चिपकाते थे उनकी चीजें महंगे रेट पे। हमारी मजबूरी थी। जब हमारे देश में कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री ही नहीं है तो इंपोर्टेड नहीं पहनेंगे तो क्या करेंगे? हम तो नहीं चाहते, तभी तो गांधी जी ने मूवमेंट भी चलाया था ना, वो विदेशी छोड़ो क्या था, विदेशी गुड्स को बॉयकट करने का, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अपनाओ। क्योंकि वो करते ही ये थे ना बेसिकली ब्रिटिशर्स। रॉ मटेरियल तो हमसे ले लिया, अपनी इंडस्ट्रीज में भेज दिया, कपड़ा बनाया या जो भी सामान उससे फिनिश्ड गुड्स बनाए वो फिर हमें बेचते थे। मतलब वहां से बना के लाएंगे, अरे यही बनवा लो। नहीं, यहाँ अगर बनवाते तो हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप करती, लेकिन वो तो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये किया। तो ये फंडामेंटल चेंज आया हमारी इकोनॉमी का, स्ट्रक्चर, नींव जिसे कहते हैं, बिल्कुल रंग रूप ही बदल गया कि हम सिर्फ उनके लिए काम करते थे। वो कहते थे कॉटन उगाओ, वो कहते थे जूट उगाओ, वो कहते थे इंडिगो का, हम वो उगाते थे। हमारी जमीन उससे इनफर्टाइल हो जाए या जो मर्जी हो जाए, खाने की कमी पड़ जाए, क्योंकि गेहूं चावल कम उग रहे हैं तो खाने की भी तो कमी बढ़ेगी, और खाने की कमी बढ़ेगी तो फूड प्राइसेस भी राइज होंगे, क्योंकि जब किसी चीज की सप्लाई ही नहीं है तो प्राइस तो बढ़ेंगे। तो हमसे इंपोर्ट करवाते थे, हमसे रॉ मटेरियल खुद लेते थे, यानी वी बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब सब समझते हैं, जो बनी बनाई चीजें होती हैं उसे फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। तो ये प्रभाव पड़ा उनकी पॉलिसीज का हमारे ऊपर। लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, उन्होंने तो कभी कोशिश की ही नहीं कि इनकी नेशनल इनकम कितनी है, इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या करेंगे जान के? ये तो बेकार देश है, क्या करेंगे इसकी जान के? और अगर कम भी निकलेगी तो क्यों बढ़ाएं हम इसकी इनकम को, हमें तो अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो कुछ हमारे देश के लोगों ने ही अटेम्प्ट किया, कोशिश करी, भाई ये लोग नहीं कर रहे तो हम ही कर लेते हैं। हमारे देश के बारे में कुछ लोग थे ना, फ्रीडम फाइटर्स थे या रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको हमारे देश की चिंता थी। बाकी लोग तो ऐसे ही थे, जैसे देश चल रहा था वैसे चल रहे थे। तो ये 5 नाम याद करने जरूरी हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि किसने कोशिश की थी नेशनल इनकम मेजर करने की पहली बार? फर्स्ट एस्टिमेट अगर एक बंदे का पूछे तो दादा भाई नरोजी। हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दादा भाई नरोजी थे। ज्यादा लोगों का नाम पूछे कि हु वर द पीपल हु ट्राइड टू मेजर इट, तो ये 5 नाम आपको लिखने हैं, दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिराज, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। ये 5 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है जी। क्रिश्चियन भी तो होते थे ना, फिनले शिराज, अरे ये अंग्रेज लग रहा है आपको नाम से, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिराज, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई, ये 5 नाम आपको याद करने हैं। फर्स्ट एस्टिमेट जो बनाया था दादा भाई नरोजी ने बनाया था, पहला। ये साल वाल आपकी बुक में वैसे नहीं दे रखा कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पुरानी एडिशन में गिवन था। 2-3 साल पुरानी जो थी, तो नोट्स में था तो मैंने इसको हटाया नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आपके स्कूल में ना बताया हो। उस वक्त उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया था, पर कैपिटा इनकम 20 रुपए आई थी 1867 में, 1867-68 के आसपास की बात है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर पहली बार किसने और कब किया था? 1876 में किया था दादा भाई नरोजी ने। और ये 5 नाम आपको याद करने। पहला साइंटिफिक एस्टिमेट वी.के.आर.वी. राव ने किया था, यानी इसके एस्टिमेट को सबसे ज्यादा सही माना जाता है। उन्होंने एस्टिमेट जरूर किया था, लेकिन उनका जो एस्टिमेट था वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना गया। इसीलिए जो साइंटिफिक एस्टिमेट सही तरीके से जिसने निकाला
वो थे हमारे प्रोफेसर VKRV राव, प्रोफेसर थे, इसलिए इनका एस्टिमेट सबसे ज्यादा सही साइंटिफिक एस्टिमेट माना जाता है 1931-32। साल बेशक याद ना करो, लेकिन नाम याद करना जरूरी, किसने किया था, ठीक है। और उसके बाद उस वक्त की जो हमारे पास, जो भी हमारे पास मेन्यूस्क्रिप्ट या कुछ भी जो होता है पहले की किताबें विताबें या ये सब देख के ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट रियल आउटपुट का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, पूरी इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट हो। हाँ जी, पूरी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट, रियल आउटपुट या GDP। रियल आउटपुट का मतलब होता है जब हम आउटपुट को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। अगर हम आउटपुट को करंट ईयर के प्राइसेस पे मेजर करते हैं, उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। देखो दो टर्म्स होती हैं, रियल GDP और नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP सबसे अच्छा एस्टिमेट होता है रियल GDP, क्योंकि रियल GDP जो चीजों को मेजर करता है, आउटपुट को मेजर करता है, बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर करता है। ये आउटपुट को मेजर करता है करंट ईयर के प्राइस पे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें इसका कि 2010 में और 2020 में वीट की प्रोडक्शन 2010 में थी मान लो 100 किलो, और प्राइस था इसका ₹10 पर केजी। 2020 में वीट की प्रोडक्शन 100 किलो ही थी, लेकिन प्राइस हो गया ₹15। अब GDP जब मेजर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ₹1000 की प्रोडक्शन हुई वीट की 2010 में और 1500 की प्रोडक्शन हुई 2020 में। इसे हम कहते हैं नॉमिनल GDP, यानी GDP को जब करंट ईयर के प्राइसेस पे निकाला जाता है नॉमिनल GDP कहलाता है। लेकिन दोनों ही साल के वीट की प्रोडक्शन को हम एक बेस ईयर के प्राइस पे कंपेयर करें, बेस ईयर को हम मान लेते हैं 2000, सपोज उस वक्त प्राइस था ₹8, दोनों को 8-8 के हिसाब से कंपेयर करो तो एक्चुअल ग्रोथ पता लगेगी ना। ये तो पता लग गया, सच्चाई सामने आ गई, बढ़ा ही नहीं है आउटपुट 800 ये, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट कब बढ़ता है, जब ये बढ़ती है, यानी कि क्वांटिटी। सिर्फ प्राइस बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन 2010 में भी 100 किलो कर रहे थे, प्रोडक्शन 2020 में भी 100 किलो कर रहे हो, फर्क क्या पड़ा, 10 की चीज 15 की हो गई, तो क्या आपका GDP बढ़ गया, एक्चुअल ग्रोथ तो हुई नहीं ना आपकी, नॉमिनल ग्रोथ है, दिख रही है बस ग्रोथ हुई है, एक्चुअल ग्रोथ थोड़ी ना हुई है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रियल GDP। वो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की बात कर रहा है वॉज लेस देन 2% एंड ओनली 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट, यानी हमारी GDP की जो ग्रोथ थी 2% से भी कम थी। और आज भी जो हम एस्टिमेट करते हैं 7 या 8% एस्टिमेट करके चलते हैं, उसे हम ठीक ठीक मानते हैं कि 6-7% ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक चल रहा है हमारा GDP। 2% से भी कम ग्रोथ थी तो कितनी बुरी ग्रोथ थी, ये पॉइंट आपको ये बताना चाह रहे। तो इस पर भी 1 मार्कर आता है कि क्या GDP की ग्रोथ रेट थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इट वाज लेस देन 2%। और अगर पर कैपिटा की बात करो, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, जब टोटल GDP को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब पर हेड। मान लो आपका जो GDP है वो ₹1000 आ रहा है और आपके देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, तो इनको जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट पर कैपिटा GDP कितना आया, 0.001, इतना, दिस इज योर पर कैपिटा इनकम। वो 0.5 यानी आधे % से भी कम ग्रोथ रेट थी। 0.5% को हम ½ % भी कह सकते हैं। जैसे आपकी NCERT में लेस देन ½% लिखा हुआ या ½% लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत होना, हाफ लिखो या 0.5 लिखो उसका एक ही मतलब है। ये स्टडीज रिवील करती है, यानी ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं कि लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, बहुत कम था। तो ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं, ये दिखाने के लिए कि हम क्या थे। आज हमें लगता है कि यार हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। आप देखो तो सही, हमने शुरुआत कहाँ से की थी। शुरुआत हमारे पास कोई खैरात तो छोड़ नहीं गए थे ब्रिटिशर्स, बल्कि जो था वो भी लेकर चले गए। आप आज भी नहीं पता ना हमारा कोहिनूर हीरा कहाँ है, सुना होगा, कहते हैं उसकी क्या नाम है उसका, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के एलिजाबेथ के पास। पास। लेकिन ये भाई ये नहीं बताते ना भाई क्लियरली, भाई यूनिवर्सल नहीं है ना ये चीज कि उनके पास है और उनसे ले सकते हैं हम, वो हम ऐसा मानते हैं कि उनके पास है। वही मैं कह रही हूँ ना कि आज भी हमें नहीं पता वो कहाँ है, हमने तो सिर्फ बातें सुनी है, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो बेचारे तो इधर हो गए, मर मरा गए। कई लोग तो जो फ्रीडम में पार्टिसिपेट करते तो किसको पड़ी थी कोहिनूर हीरे की, सबको तो लोग चले जाएं, वही बड़ी बात है, हीरा क्या लोगे आप उनसे।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आपको पता है कि ऑलमोस्ट दे लेफ्ट इंडिया। तो हमारा उस वक्त टारगेट ये था ना कि लोग चले जाएं, बस जो चाहिए ले जाओ भाई, हमारे घर से निकल जाओ। जैसे कोई चोर आ जाए हमारे घर में गन पॉइंट पर रखे कि भैया ले जा जो चाहिए लेकिन चला जा, वही सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं। हाँ जी, कुछ कहना है बच्चों? तो मैम चलो जी, तो पहला जो हमारा टॉपिक था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, उसमें पहली चीज बताती है उनका फोकस क्या था। तो फोकस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। हमारी डेवलपमेंट का कोई उनका पर्पस दूर दूर तक नहीं था। फिर इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम क्या बन गए, हम बन गए सप्लायर ऑफ सप्लायर रॉ एंड मटेरियल और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये बन गए। ठीक है जी। फिर नेशनल इनकम सबसे पहले किसने मेजर की थी? दादा जी, दादा भाई नरोजी ने। और 5 नाम क्या थे दादा भाई नरोजी? विलियम डिक्वी, BKRV राव, एम शिराज, BKRV राव और RC देसाई। ठीक है जी, ये 5 नाम थे। और फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट किया था BKRV BKRV राव, राव। ठीक है जी। और ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल जीडीपी क्या थी? लेस देन 2%। और ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा जीडीपी 0.5%। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे जो अभी हमने पढ़े और शायद कुछ बच्चों ने याद भी कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका क्या हाल था उसको देखते हैं। और हमें पता है कि हमारे देश की जो 2/3 इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि इट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर अकेला ऐसा ऑक्यूपेशन था जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के 2/3 हिस्से को, 75% हिस्से को एम्प्लॉयमेंट देता था, फिर भी उसको नेग्लेक्ट किया। यानी एक ऐसा सेक्टर जो आपके देश के लोगों का पेट भर रहा है, अगर आसान शब्दों में बोलूं, फिर भी आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आज भी देखो हम कितनी इंपॉर्टेंस किसानों को देते हैं, आपसे छुपी है ये बात? बिल भी वापस ले लिया मोदी जी ने, 1 साल लटकाया लेकिन फार्मर्स बिल वापस ले लिया। MSP, जो भी रीजन था लेना तो पड़ा ना। 1 साल उन्होंने प्रोटेस्ट, उनकी हिम्मत भी देखो कि 1 साल लगे रहे, उनकी कंसिस्टेंसी भी थी तो हमने वापस लिया। और कितने दूसरे बेनिफिट्स भी हम उनको देते हैं, MSP उनको देते हैं हम, या जो ये लोन वेवर्स हैं उनको कितने लोन वेवर्स देते हैं। ज्यादातर जो किसान हैं जो लोन को रीपे नहीं कर पाते, फिर क्या करना पड़ता है, लोन वेवर माफ कर दो। कितने हजार करोड़ का लोन सरकार हर साल माफ करती है, किस लिए? ताकि जो लोग खेती कर रहे हैं वो खेती करना ना छोड़े, क्योंकि अगर खेती करना उन्होंने छोड़ दिया तो आप लोग जाओगे खेती करने? ये तो बोले चल कोई नहीं तू चलाएगा तो मैं आ जाऊंगा। यानी हम चाहते नहीं ना कि हमारे देश के लोग खेती करना छोड़ें, अगर छोड़ दिया तो हम खाने के लिए भी तो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड हो जाएंगे। जैसे आज हम इंपोर्ट करते हैं एयर कंडीशनर्स, आज हम इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप्स, मोबाइल्स, हम वीट और राइस भी इंपोर्ट कर रहे होंगे, सोचो। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना हाथ नहीं हटाना चाहती, क्योंकि हमारे देश की सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हम फूड के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। चाहे दूसरी चीजें लग्जरीज हम इंपोर्ट करते हैं, खाना तो ना इंपोर्ट करना पड़े। इसलिए सरकार तरह तरह के बेनिफिट्स देती है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इस चीज का बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं। ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें ये बॉक्सेस दिए हुए हैं हर चैप्टर में जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम पढ़ते नहीं है। बच्चे एक छोड़ते हैं यार इसको क्या पढ़ना, इसको जरूर पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से केस स्टडी आती है, और क्वेश्चन इसमें से उठ के आते बच्चों लगता है कहाँ से आएगा, तो चैप्टर में हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप बॉक्स नहीं पढ़ते। तो हर चैप्टर के में जो बॉक्सेस ये दिए हुए हैं, कुछ तो बेकार भी होंगे, डिड यू नो वाले इंफॉर्मेशन होगी उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बॉक्सेस पढ़ने जरूर है। ये आपको बता रहा है एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश इंडिया। फ्रेंच ट्रेवलर था, उसने क्या बताया हमारे देश के बारे में, 17th सेंचुरी में वो आया था बंगाल में। उसने क्या बोला, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स इंक्लाइंस मी टू बिलीव दैट इट्स रिचर देन इजिप्ट। कह रहा मैं 2 बार गया बंगाल में और 2 बार जाके मुझे एहसास होगा कि इंडिया इजिप्ट से भी अमीर है। आज इजिप्ट का इतना नाम नहीं है, पहले बहुत होता था। ये जो ममीज वमीज होती हैं इजिप्ट की तो होती हैं, पता तो है आपको। तो उस बहुत गोल्ड होता है। हाँ जी, तो इजिप्ट मतलब बहुत रिच कंट्रीज में आता था उस वक्त। तो जैसे उस वक्त ब्रिटेन बहुत ऊपर था, यूएस नहीं था, आज यूएस ऊपर है। तो ये ऊपर नीचे ये चीजें तो खैर होती रहती हैं। तो इजिप्ट से भी, यानी इजिप्ट बहुत रिच कंट्री थी, तभी तो हमें उससे कंपेयर कर रहे हैं, हम उससे भी रिच थे। हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे देखो, कॉटन, सिल्क,
राइस, शुगर एंड बटर एक्सपोर्ट तो तभी करेंगे ना जब अपने लिए जितना बनाते हैं कुछ बच जाएगा, यानी सरप्लस होगा, तभी तो एक्सपोर्ट करोगे। यानी इतना सरप्लस था, हम एक्सपोर्ट भी करते थे। हम क्या क्या प्रोड्यूस करते थे? बीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फाउल्स, डक्स, ये लाइफ स्टॉक पे आ गया आप, एंड गीस। इट हैज इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स, यानी हमारे पास लाइफ स्टॉक भी तो बहुत होता था। गाँव में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी आप देखो, एक गायें, बकरियां, ये भेड़ें, शीप्स वगैरह ये सब होते हैं ना, आज भी होते हैं। और तब तो बहुत ज्यादा थे हमारे पास। फिश ऑफ एवरी काइंड इट हैज इन प्रोफ्यूशन, हर तरह की फिश हमारे पास होती थी। फ्रॉम राजमहल टू द सीज, मतलब हर चीज हमारे पास थी। ऊपर इसने आपको एक्सपोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, फिर आपको ये एनिमल्स का, लाइफ स्टॉक का एग्जाम्पल दे रहा है, नीचे वाटर की बात कर रहा है कि फ्रॉम राजमहल टू द सी इज एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनाल्स कट इन बायगॉन एजेस फ्रॉम गेंजेस बाय इमेंस लेबर फॉर नेविगेशन इरिगेशन। यानी पानी की भी कमी नहीं थी हमारे देश में, हर तरह जगह जगह कैनाल्स, छोटे छोटे रिवर्स आप देखोगे हैं। तो इरिगेशन की भी उस वक्त दिक्कत नहीं थी, आज है लेकिन, या पहले कुछ साल पहले भी काफी प्रॉब्लम थी इरिगेशन के लिए। किसान रेन पर डिपेंडेंट था कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं है। तो उस वक्त लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये बातें बताती हैं आपको, एक हिंट देती हैं कि पहले हम कैसे थे। और अब आपको बताएंगे कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। उनके जाने के बाद बहुत बुरी सिचुएशन थी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी देश की लगभग 75 से 80% पॉपुलेशन एग्रेरियन थी। तभी तो हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं ना अपने आप को, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। लिव्ड इन विलेजेस, आपने सुना भी है कि पॉपुलेशन इंडिया एक्चुअली लिव्स इन इट्स विलेजेस। महात्मा गांधी जी ने लाइन बोली है कि इंडिया के लोगों को अगर देखना है तो उसके विलेजेस को देखो, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी पहले तो गांव में ही, शहर थे ही कहाँ। सब तो कहते हैं कि ये तो कुछ था ही नहीं पहले, यहाँ तो जंगल था। किसी से पुराने जमाने की बात करो आप देखो, यही कहते हैं विकासपुरी कुछ था ही नहीं, जनकपुरी कुछ था ही नहीं, एवरीथिंग वॉज जंगल। वो तो बाद में यहाँ बसा है धीरे धीरे धीरे। तो पहले तो लोग गांव में रहते थे। आप अपने किसी भी, कोई भी बच्चा अपने दादाजी या परदादा जी या फैमिली की हिस्ट्री पता करो, हर बंदा गांव से ही आया होगा नॉर्मली। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो पैदा ही दिल्ली में हुए थे, मोस्टली तो बाहर से ही आए हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं, चाहे मैं अपनी मम्मी की तरफ की बात करूं, सर की तरफ भी पाकिस्तान से आए थे दोनों। ये लोग भी पाकिस्तान से आए थे, और मेरे मम्मी की तरफ के जो हैं वो भी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन दिल्ली नहीं आए थे डायरेक्ट। पहले पाकिस्तान से मेरी मम्मी की तरफ के लोग तो उधर अलवर गए थे। अलवर अगर आपने सुना है, राजस्थान में अलवर, वहां थे। फिर वहां से पापा दिल्ली आए थे किसी जमाने में। ऐसे कहानी, मतलब मोस्टली लोग आप देखोगे ना गांव से ही आए होते हैं। ये पहले शहर थे ही नहीं ना, सारा तो गांव ही था। तो हमारा जो, हमारे देश के जो लोग थे वो सरवाइव ही एग्रीकल्चर की वजह से करते थे। लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था हमारा, वो क्या था? स्टैग्नेटेड था। स्टैग्नेशन का मतलब समझते हो? स्टैग्नेशन का मतलब रुका हुआ। स्टैग्नेटेड, जैसे स्टैग्नेटेड वाटर होता है ना, सड़ जाता है, कहते हैं ना पानी को, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। बहता पानी कभी नहीं सड़ता। ये किसी कंटेनर में पानी को रख दोगे कई दिन कई दिन कई दिन, तो उस पर आप देखोगे फंगस लग जाती है। लेकिन रिवर का पानी, जो बहता पानी है, वो कभी भी खराब नहीं होता। तो स्टैग्नेटेड वाटर, जैसे एग्रीकल्चर जो था, स्टैग्नेशन आ गई थी उसमें, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, रुक गई थी ग्रोथ उसकी। तो क्या कॉजेज थे एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन और लो प्रोडक्टिविटी के? क्या रीजन थे? तो कमर्शियल जमींदार इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे। जो जमींदार थे वो बड़े कमर्शियल हो गए थे, ठीक है, इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। ये कारण है। जो कॉजेज आपको आगे पढ़ने हैं, वो कॉजेज आपको याद करने के लिए सेंटेंस बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन क्यों थी, क्योंकि कमर्शियल जमींदार इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। ठीक है, तो हर एक वर्ड में आपके आगे आने वाले पॉइंट्स का वर्ड आ गया। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या रीजंस थे। सबसे पहला कारण था जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। तो जमींदारों की अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन देखनी है तो पुरानी हिंदी फिल्में देख लो, लगान भी देख सकते हो, हाँ वो थोड़ी नई है। पुरानी अगर 80s की देखो तो मदर इंडिया टाइप्स, वो तो बहुत ही पुरानी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट देखने का मेरा तो खैर मन नहीं करता बिल्कुल भी। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखना मतलब बड़ी स्लो स्लो होती थी। तो देखना है कैसे करते थे। तो एक्चुअली था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे हम लोगों को। तो जितना भी किसान लोग कमाते थे, प्रॉफिट होता था या फसल उगाते थे, मैक्सिमम तो लगान के रूप में उनसे ले लिया जाता था। और लगान के रूप में सिर्फ पैसे थोड़ी लिए जाते थे,
अनाज भी लिया जाता था, ग्रेन्स लिए जाते थे। कि आपने जो, जैसे आप उसमें देखो ना, अगर आप अभी जमींदारी सिस्टम क्या, अगर आप महाभारत और ये रामायण ही देख लो, तो उसमें भी आपको दिखाते हैं कि भाई जो कान्हा जी रहते होते हैं, तो जितना भी दूध दही मक्खन है, पहले मथुरा पहुंचाना पड़ता है राजा को, क्योंकि वृंदावन का राजा भी तो रावण ही था। तो जितना वो लोग दूध घी दही, हाँ कंस, सॉरी, रावण। कंस कंस, तो उसको पहले पहुंचाना पड़ता था टैक्स के रूप में। वो भी तो टैक्स ही था कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, पहले उसका एक हिस्सा राजा को दोगे। तो टैक्स का सिस्टम जो हम आज पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कोई नया नहीं है, ये तो हिस्ट्री है इंडिया की। इतिहास वसूलना तो मतलब बड़ा पुराना काम है। तो जमींदारी सिस्टम क्या था बेसिकली, कि आप लोग कमा रहे हो, हम लोग जमींदार हैं, हमारी जमीनें हैं, तो हमें टैक्स दो। क्योंकि देखो, देश चलाने के लिए पैसा तो पहले भी चाहिए था। अभी कंस या रावण जो भी थे, भाई कैसे चलाता मथुरा को, पैसा कहाँ से लाएगा? लोगों से टैक्स लेगा तभी तो डेवलपमेंट करेगा ना। अभी आज भी तो टैक्स किस नाम पे लिया जाता है? आप टैक्स दोगे तभी तो हम सड़कें बनवाएंगे, नहीं तो कहाँ से बनवाए? हम दूसरे देश को तो लूट के नहीं आ सकते। यहाँ आप रहते हो, सड़कें इस्तेमाल करते हो, तो टैक्स दो, हम और डेवलपमेंट करेंगे। पहले भी यही था। तो प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन होता है? जो खेती करता है, जो लैंड को कल्टीवेट करता है, जमीन को पे खेती बाड़ी करता है बेसिकली। जो जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने, ये सोचो, जमींदार हमारे लोग थे, जमींदार ब्रिटिशर्स थोड़ी ना थे, जमींदार तो इंडियंस थे। यानी इंडियंस ही इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे। उसमें गलती जमींदारों की भी नहीं थी। जब जमींदार को आप गन पॉइंट पे रखोगे कि तेरे को जान से मार देंगे अगर तू सही समय पे लाया नहीं, या तेरी जमीनें हम छीन लेंगे, या तेरे को जो है जमींदारी का जो तेरा पावर है तेरी वो ले लेंगे, तो क्या करेगा सोचो। भाई उसे मजबूरी में एक्सप्लॉइटेशन करनी पड़ती थी। आपको ये भी पता है कि भाई जितने उस वक्त के जो अमीर अमीर लोग होते थे, मैक्सिमम तो ब्रिटिशर्स के साथ ही मिले हुए होते थे, ज्यादा एक्सप्लॉइट तो गरीब लोग होते थे। ठीक है। तो जमींदार ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारी कंडीशन को, यानी किसानों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। उनका मेन इंटरेस्ट क्या था? ओनली टू कलेक्ट रेंट, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, वो कहेगा जी मेरी फसल ही नहीं हुई, खेती बाड़ी आप देख लो, बारिश ही नहीं पड़ी, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई, मैं कहाँ से दूँ? कहेगा जी हमें नहीं पता कहाँ से। जैसे हफ्ता लेने नहीं आते आजकल गुंडे, नई फिल्मों में देखो, वो कहते हैं जी मेरी सेल ही नहीं हुई, मैं हफ्ता कहाँ से दूँ? तो उसको मारते पीटते हैं कि जहाँ मर्जी से ला के दे, मैं तो हफ्ता चाहिए। ऐसे ही कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या, आपको टैक्स देना है तो देना ही है, लगान देना है तो देना ही है। कह रहे टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड, ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि जमींदार एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे क्या? ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तभी ये स्पेसिफिकली ये पैराग्राफ दिया गया है। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार्स एडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। कह रहा है जो उनकी टर्म्स थी ना, रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बजट भी पढ़ चुके हो ना, इसीलिए उसको रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो सरकार का रेवेन्यू होता है। उस वक्त सरकार ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिशर्स का जो रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम था, वो ऐसा था कि जमींदारों को ऐसा एटीट्यूड अपनाना पड़ता था, क्योंकि जब टर्म्स जो थी, डेट्स जो थी वो फिक्स थी। भैया इस डेट तक मेरे को इस एरिया का लगान मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे राइट्स छीन लूंगा, निकल जा। फिर मैं जमींदार तेरे किसी और को, ना तेरे से काम नहीं हो रहा किसी और को रख लेंगे। जैसे देखते हो ना, ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, भैया तेरे से काम नहीं हो रहा, तेरी जगह बहुत लोग हैं काम करने के लिए, तेरे को जमींदारी के पद से हटा के हम किसी और को रख लेंगे। इसीलिए डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। डेट फिक्स थी, इस डेट तक जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो भैया भूल जाके तू जमींदार है, तेरे को नौकर बना देंगे, तेरे जगह कोई और बन जाएगा जमींदार। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये आए कि एक्चुअली क्या जमींदार जिम्मेदार थे, इस पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल थी, और वो टर्म्स क्या थी? द डेट्स वर स्पेसिफाइड, द डेट्स वर फिक्स्ड, इसीलिए देवर जो है अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ऐसा उनका बिहेवियर हो गया था, किसानों को एक्सप्लॉइट करने वाला, डराने धमकाने वाला। ये कारण थे कि जमींदार इतना एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ठीक है जी, पहले पॉइंट में कोई क्लियर दिक्कत किसी को? सेकेंड पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कारण भी था। इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले 17वीं सेंचुरी में जो एक फ्रेंच का आया था बंदा, वो क्या कह रहा था? इरिगेशन की कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ब्रिटिशर्स के आने तक वो प्रॉब्लम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम थी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो किसानों को इससे पेस्ट वगैरह से बचाते हैं, पेस्ट अटैक से। तो जब पहले टाइम पे क्या होता था, अगर पेस्ट अटैक हो गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। जो वो ग्रास हॉपर्स होते हैं, जो और इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल को खा जाते हैं, वो अगर लग गए तो वो पूरी की पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और फर्टिलाइजर्स का नेग्लिजिबल यूज था। क्यों? क्योंकि किसानों के पास पैसे कहाँ थे, वो लगान दें या फर्टिलाइजर खरीदे। और हमने अभी भी पढ़ा, जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट को तो उनकी पड़ी नहीं थी ना, वो तो उनके लिए कुछ करते ही नहीं थे, उनको अपने आप से मतलब था। ये भी रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्लाइट यानी कि बैड कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी ये भी एक कारण था। इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी थी, टेक्नोलॉजी बहुत लो थी। जैसे अब आजकल तो देखो ट्रैक्टर से होता है, जो फील्ड की प्लफिंग की जाती है ट्रैक्टर से, उस वक्त तो इंसान करते थे बैल के जरिए, आपने देखा है, या खुद भी, जैसे नहीं इसमें सुल्तान वुल्तान में दिखाते हैं ऐसे करके वो खींच के लाता है हल को, तो एक्चुअली पहले करते थे वो। तो आप सोचो कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो कितनी देर लगेगी, मशीन काम कर रही है तो कितनी देर लगेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। आप कितनी 1 घंटे में कितना कर लोगे, मशीन तो बहुत सारा कर लेगी। तो वो वाली चीज़ है, अभी मैं हाथ से लिखूं 10 पेपर, कितनी देर लगी, मशीन से फोटो कॉपी कर लूँ तो विद इन सेकेंड्स मेरा काम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का लेवल भी बहुत कम था, क्योंकि उनका देश तो एडवांस था, हमारा एडवांस नहीं था। तो उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास लेकिन नहीं थी, और वो हमारे देश में लाना भी नहीं चाहते थे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो जाना, यानी वो लोग फूड क्रॉप्स की जगह हमसे कैश क्रॉप्स की खेती करवाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि भाई कमर्शलाइजेशन की वजह से, आप ये भी तो देखो कि भाई आप कमर्शलाइजेशन करोगे तो आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना। एक्चुअली पहले आप अपने लिए खेती करते थे, अब आप सेल करने के लिए खेती कर रहे हो, तो इनकम तो आपकी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो इनकम बढ़ती थी वो तो लगान के रूप में चली जाती थी। तो इनकम 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, मेरी जेब में तो आती नहीं, फिर मुझे क्या पड़ी है इनकम बढ़ाने की। तो कमर्शलाइजेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वही तो बता रही हूँ मैं, तभी तो उनकी कंडीशन खराब थी ना, कि कमर्शलाइजेशन की वजह से तो उनको कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो दो देयर वाज सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, बट दिस could hardly help farmers in improving their condition, क्योंकि फूड क्रॉप्स की जगह वो कैश क्रॉप्स उगा रहे थे, और कैश क्रॉप्स कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन, यानी अपने तो खाने की और लाले पड़ गए। पहले जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, कम से कम खाना पीना अपने खेत से अपना तो हो जाता था, आज तो वो भी नहीं होता। अब हमारे घर में जैसे ये मैंने मेड्स वगैरह काम करती हैं, उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं गाँव में, हमारे यहाँ जो वो कहती है मेरी ज़मीन है गाँव में, तो फिर तू काम क्यों कर रही है यहाँ पे, ये वो ज़मीन में उतना ही होता है, घर के लिए ही कर पाते हैं हम। क्योंकि आपको अगर कमर्शियल फार्मिंग करनी है, कहती थी उसके लिए यू नीड सीड्स, उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट, वो तो है ही नहीं हमारे पास। ज़मीन तो हमारे पास है, लेकिन उस पर जितना उगाते हैं वो अपने लिए लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम आज भी है, ये थोड़ी ना तब थी। आज सोचो 2022 पे खड़े हैं, आज और भी ऐसा है कि ज़मीनें होते हुए भी किसान उस पर सिर्फ अपने लिए खेती कर पाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका कमर्शलाइजेशन। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसान कहाँ से करेगा, उस बेचारे के पास तो अपने पेट भरने के लिए तो पैसे थे नहीं, वो करेगा कहाँ, तो शॉर्टेज थी इन्वेस्टमेंट की। और वो कहता था मैं इन्वेस्टमेंट करूँ भी किस लिए, जो उगाऊंगा सब तो ब्रिटिशर्स ही ले जाएंगे ना, तो मैं क्यों करूँ इन्वेस्टमेंट। तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं था ना। आपको लगता है मैं मेहनत क्यों करूँ भाई, जब जो है मार्क्स हैं सबके बराबर आने हैं, या टेस्ट होना नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आना नहीं, फिर क्या करना है मेहनत करके। लेकिन आपको पता है कि टॉप करने पर ये है या मार्क्स लाने पर ये बेनिफिट है, तो आप हार्ड वर्क करते हो, आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, नंबर अच्छे लाओगे, यू कैन गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर, फायदा मिलेगा आपको तभी, यानी फायदे के लिए आप कर रहे हो। लेकिन इनको कोई फायदा ही नहीं था ना, तो मोटिवेशन ही नहीं था, इंसेंटिव ही नहीं था, हम किसके लिए करें। छोटे छोटे किसान टेनेंट्स नीदर हैड रिसोर्सेज नॉर टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, ना तो उनके पास रिसोर्सेज थे ना टेक्नोलॉजी थी, और जिसके पास थी भी वो कह रहा मैं क्यों करूं, मुझे क्या फायदा, इन्वेस्टमेंट मैंने करी, मेहनत मैं करूं, और लगान के रूप में तो अंग्रेज ले जाते हैं, या जो हम उगाते हैं वो सारा का सारा लंदन ले जाते हैं, ब्रिटेन में, हमें तो कुछ बचता नहीं, फिर मैं पैसा क्यों लगाऊं, मैं भी दूसरों में रोता रहूंगी, पैसा ही नहीं लगाने के लिए, मैं क्या करूँ। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट की, रिसोर्सेज की कमी थी। इन्वेस्टमेंट इन डीसैलिनाइजेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। डीसैलिनाइजेशन क्या होता है, जो उसमें
ज़मीन जैसे इनफर्टाइल जब हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है कि ज़मीन को दोबारा फर्टाइल बनाने के लिए प्रोसीजर किया जाता है, डीसैलिनाइजेशन कहते हैं। जैसे नमक चला जाता है ज़मीन में, तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाती है, उससे रिलेटेड कोई प्रोसेस होता हम है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स डालते हैं। हाँ जी। फ्लड कंट्रोल, भई बाढ़ आ जाए तो उसको रोकने के लिए कुछ इंतज़ाम किए जाते हैं, जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए। वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी, अगर बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो सारी फसल को बहा के ले गया, तो किसान की फसल बर्बाद है। उसके कोई मेथड्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, यानी भाई जो पानी है एक्स्ट्रा मान लो भर गया, वो निकलेगा कहाँ पे? जैसे घरों में ड्रेनेज सिस्टम होता है ना भाई, आपकी किचन का या वॉशरूम का जो पानी जाता है वो ड्रेन में जाता है, सीवर में जाता है, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, वो नहीं था। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है आपका पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन की वजह से भी तो हमें बहुत झटका लगा। सीरियस प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा, टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे, अहमदाबाद। क्योंकि हुआ क्या था, आप काफ़ी एरिया आपको पता है पाकिस्तान में चला गया, पंजाब का काफ़ी एरिया पाकिस्तान में चला गया, कश्मीर का काफ़ी एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो रिच फूड प्रोडक्शन एरियाज जो थे वेस्ट पंजाब के, सिंध के, वो पाकिस्तान में चले गए, जिससे हमारे देश में फूड क्राइसिस भी हो गया। जो अच्छी ज़मीनें थी, उपजाऊ ज़मीनें थी पंजाब, क्योंकि आपको पता है पंजाब हरियाणा आज भी मतलब खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको पता है वहीं पे आई थी। तो मेन एरिया वहाँ चला गया, जब गेहूं उगाने वाला एरिया वहाँ चला गया, जूट उगाने वाला एरिया वहाँ चला गया, तो एक तरफ रॉ मटेरियल की कमी हो गई और दूसरी तरफ खाने की कमी होगी हमारे देश में। ठीक है जी। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बताते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्टैग्नेशन के रीजंस, कि क्या प्रॉब्लम्स थी या उसके स्टैग्नेशन के क्या रीजंस थे। तो क्या रीजंस थे हमने शॉर्ट में पढ़ा अभी, कि जो कमर्शियल ज़मींदार थे वो इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो कमर्शियल से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज़मींदार से ज़मींदारी सिस्टम, इरिगेशन से लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और इन्वेस्टमेंट पर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। पार से पार्टीशन बन गया आपका। तो सेंटेंस के हर एक वर्ड से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो आप अगर ये सेंटेंस याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या रीजंस थे, कमर्शियल जमींदार इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, जमींदारी सिस्टम था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था। ठीक है जी। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशंस को बताते हैं। अभी तक इसमें कोई दिक्कत बच्चों? नो मैम। सो गए? ठीक है जी। तो आज की क्लास को रोकते हैं। बाकी जितना पढ़ाया है साथ साथ याद करोगे तो आपके लिए अच्छा है। थर्सडे को टेस्ट है। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट बजट का है, और कोई भी टेस्ट में छुट्टी ना मारे, और कोशिश करें कि ऑफलाइन देने आए टेस्ट। लास्ट क्लास में बताया था, छुट्टी पे हो गए तुम। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय मैम।